हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू एग्जाम वॉरियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, क्या है स्टार, कैसे एक नया स्टार फॉर्मेशन होता है, कौन से आर्म में हमारा प्लैनेट अर्थ है और कैसे हमारा सन हीलियोसेंट्रिक है एंड देन आफ्टर उसी के चारों तरफ घूमता है हमारा प्लैनेट्स। हम लोग जानेंगे इस क्लास में, डिटेल एनालिसिस करेंगे। आपका ये क्लास इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी एमआर का जीएस सेक्शन ए साइंस एंड मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक ही है यूनिवर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मुझे लाइक करके। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग कॉस्मोस के बारे में जानते हैं। हमें जियोग्राफी पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म जान लेने की जरूरत है। वो टर्म क्या है? कॉस्मोस। कॉस्मोस क्या है? एक्चुअली में हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को ही बोला जाता है कॉस्मोस। एंड कॉस्मोस की बात करें तो फिर ये कॉस्मोस बनता कैसे है? ये कैलेस्टियल बॉडी प्लस स्पेस को मिलके बनता क्या है? कॉस्मोस। कॉस्मोस कॉस्मोस अगर कैलेस्टियल बॉडी और स्पेस से मिलके बनता है तो फिर कैलेस्टियल बॉडी है क्या? ये कैलेस्टियल बॉडीज वे बॉडी है जो स्काई में होते हैं। वो स्टार हो सकते हैं, वो प्लैनेट हो सकते हैं, वो सैटेलाइट्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया क्या? एक कैलेस्टियल बॉडी। ठीक। तो फिर हमारा सोलर सिस्टम क्या है? हमारा सोलर सिस्टम क्या है? हमारा सोलर सिस्टम कौन से चीजों से मिलकर बना हुआ है? स्टार्स है, उसमें प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है एंड एस्टेरॉइड्स है। अगर हमें कैलेस्टियल बॉडी की बात करें तो उसमें एस्टेरॉइड्स नहीं आते, उसमें आते हैं स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। अगर हम लोग सोलर सिस्टम की बात करें तो उसमें आता है स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड एस्टेरॉइड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, तो हमें जानने की जरूरत है तो हमारा गैलेक्सी कैसे फॉर्मेशन होता है, हमारा गैलेक्सी कैसे आया। देखिए दोस्तों, हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हम लोग जितना स्मार्ट वर्क करेंगे उतना सक्सेस हमारे पास होगा। हमें एमसीक्यू पढ़ के नहीं जाना, हमें टॉपिक पढ़ना है जो कि एमआर 2020 के लिए ही नहीं, एमआर 2020 के साथ साथ कोई भी अगर फ्यूचर में एग्जाम आए तो वो सबको कवर करेगा। चलिए टॉपिक में आते हैं हम लोग। तो स्टार कैलेस्टियल बॉडी कौन सा है, सोलर सिस्टम क्या है, हम लोगों ने देखा। तो फिर एक्चुअली में गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बहुत सारे स्टार्स मिलकर क्या बनाती है? गैलेक्सी बनाती है। बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाती है? क्लस्टर्स बनाती है। और बहुत सारी क्लस्टर्स मिलकर सुपर क्लस्टर बनाती है। तो अब ये टर्म्स तो आप लोग को पता होगा कि स्टार क्या है? तारे। बहुत सारे तारे मिलकर बनाती क्या है? गैलेक्सी, मतलब आकाश गंगा। ये जो आप फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे हो ये है आकाश गंगा। और यही बहुत सारे आकाश गंगा मिलकर यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्या बन रही है? क्लस्टर्स। और यही बहुत सारे क्लस्टर्स बनकर बन जाती है क्या? सुपर क्लस्टर। तो आपने जाना कि यहाँ पर कि गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बहुत सारी स्टार्स मिलकर बनती है गैलेक्सी, और बहुत सारे गैलेक्सीज मिलकर बनती है क्लस्टर्स, और बहुत सारे क्लस्टर्स मिलकर बनती है सुपर क्लस्टर। नेक्स्ट, हमें जानने की जरूरत है हमारे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर कैसा है। किसने इसको दिया था स्टडी, मतलब पहला जो स्टडी किया था, पहला व्यक्ति जिसने स्टडी किया था इसको, इसने कैसे इसको स्टडी किया था, कैसा टाइप का इसने थ्योरी दिया था, हम लोग जानेंगे इसमें। 140 एडी में टॉलेमी 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 एक मैथमेटिशियन प्लस एस्ट्रोनॉमर्स था, और उसी ने एक सिस्टमेटिक स्टडी दिया। एक सिस्टमेटिक स्टडी के तहत उसने कॉस्मोस का स्टडी किया, और कॉस्मोस का स्टडी करने के बाद ही उसने पाया कि हमारा जो कॉस्मोस है, हमारा जो ब्रह्मांड है, ये कैसा है? जियोसेंट्रिक है। अब ये जियोसेंट्रिक का मतलब क्या है? जिसके अंदर पृथ्वी सेंटर में है और सूरज उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। इसी को बोला जाता है जियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक पोजीशन। एंड जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस के तहत टॉलेमी ने 140 एडी में ये थ्योरी दिया, जिसको हम लोग 1543 तक मानते आ रहे थे। और 1543 में जब कोपरनिकस आया, कोपरनिकस ने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इसने अपना हाइपोथेसिस दिया, और इसी के हाइपोथेसिस के तहत इसने पाया कि हमारा जो कॉस्मोस है, हमारा जो ब्रह्मांड है, ये कैसा है? हीलियोसेंट्रिक है। मतलब
यहाँ पर अर्थ बीच में दिखा रहा था टॉलेमी, मगर इसको खारिज कर दिया गया 1543 में। एंड देन आफ्टर सन बीच में है और इसी के चारों तरफ घूम रही है क्या, प्लैनेट्स। यह स्टडी किसने दिया, कोपरनिकस ने। तो पहला ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि हमारा कॉस्मोस का स्टडी किसने किया, ब्रह्मांड का स्टडी किसने किया, तो उसका आंसर है कोपरनिकस, जो कि 1543 में हीलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस दिया। और हीलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस का मतलब सन बीच में है और चारों तरफ क्या है, प्लैनेट्स है। चलिए नेक्स्ट, हमें जानने की जरूरत है गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी क्या है मतलब हमारा आकाश गंगा क्या है। हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। हमारा खुद का गैलेक्सी है मिल्की वे। और ये इसका शेप कैसा है, इसका शेप कुछ स्फेरिकल शेप है, मतलब गोलाकार है। और इसी में 3 रोटेटरी आर्म्स है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है मिल्की वे। और मिल्की वे के चारों तरफ यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये फर्स्ट आर्म, नेक्स्ट ये सेकंड आर्म एंड ये नेक्स्ट थर्ड आर्म। हमारा जो सन है, हमारा जो प्लैनेट्स है, सब कुछ कहाँ पर है, ये बीच वाले आर्म्स में है, ये सेकंड आर्म पे है, जिसको बोला जाता है लोकल आर्म्स। जो आउटर आर्म्स है इसका नाम है पार्सियस आर्म्स। एंड जो इनर आर्म है इसका नाम है सैगिटेरियस आर्म्स। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि हमारा गैलेक्सी, और हमारे गैलेक्सी के अंदर ये जो मिल्की वे है, ये मिल्की वे का 3 आर्म्स है। और यही 3 आर्म्स के बीच में सेकंड आर्म कौन सा है, सेकंड आर्म लोकल आर्म है। और इसी लोकल आर्म में हमारा सन, हमारा प्लैनेट सभी स्थित है। अगर हम लोग थर्ड आर्म मतलब बाहरी आर्म की, मतलब जो आउटर आर्म्स है उसकी बात करेंगे, तो ये आउटर आर्म्स में फॉर्मेशन होता है क्या, न्यू स्टार। न्यू स्टार का फॉर्मेशन है। आपको पता है कि सन एक स्टार है, तो सन बहुत दिनों से उसके अंदर न्यूक्लियर फिशन होते एक ऐसा स्टेज में आया जिसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, मगर स्टार से नहीं है। स्टार का एनर्जी उससे बहुत ज्यादा है, मगर उसके अंदर न्यूक्लियर फिशन होते होते वो ऐसा स्टेज में आया जो सेकंड आर्म में लाई करता है। तो सबसे पहला जो स्टार क्रिएट होता है वो कहां पर क्रिएट होता है, आपने देखा यहाँ पर पार्सियस आर्म पे न्यू स्टार का फॉर्मेशन होता है। एंड देन आफ्टर वो धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर्म की तरफ बढ़ता रहता है। तो ये कैसे बढ़ता है, देखिए यहाँ पर जो नया स्टार है, ये नया स्टार के जो सराउंडिंग्स में, ये जो सराउंडिंग आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो न्यू स्टार है, ये न्यू स्टार का फॉर्मेशन है। ये न्यू स्टार जब सराउंडिंग में गैसियस क्लाउड फॉर्मेशन करता है, पाया जाता है। एक्चुअली में ये गैसियस क्लाउड क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। यही हाइड्रोजन गैस न्यू स्टार के चारों तरफ पाया जाता है। और यही हाइड्रोजन गैस के एटॉम, गैस है तो गैस के बीच बीच में अणु होंगे, मतलब एटॉम्स होंगे। ये दोनों एटॉम्स एक दूसरे में कॉलिशन करते हैं, मतलब जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन मतलब दो न्यूक्लियाई से एक एटॉम बनना। सपोज मान लीजिए कि आपके दोनों हाथों में लड्डू है, एक हाथ में एक लड्डू और एक हाथ में और एक लड्डू। आपने क्या किया, दोनों लड्डू को जोड़ दिया। अगर आप दोनों लड्डू को जोड़ देते हो तो एक बड़ा सा लड्डू क्रिएट हो जाता है। तो यहीं पर सेम चीज है, दो एटॉम है और दोनों एटॉम में क्या हुआ, टकराव हुई, कॉलिशन हुआ, धक्का लगा। और धक्का लगने के बाद एनर्जी रिलीज हुआ। अब एनर्जी रिलीज हुआ तो क्या होगा, हाइड्रोजन से कन्वर्ट होके वो एनर्जी क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा। हाइड्रोजन से कन्वर्ट होके क्या होगा, हीलियम बन जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लूं ये गैसियस क्लाउड का, मतलब इन द सेंस ये स्टार जो आपको दिख रहा है, ये जो नया स्टार है, ये नया स्टार क्या है, नेब्यूला। ये गैसियस क्लाउड है, गैसियस क्लाउड में टकराव हुई, ये हाइड्रोजन से क्या बन गया, हीलियम बन गया। और यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हो ये क्या है, नेब्यूला। दिस इज द न्यू स्टार, दिस इज द न्यू स्टार। ओके, इसका नाम क्या है, नेब्यूला। चलिए उसके बाद मैंने कहा आपको कि थर्ड आर्म के बाद वो सेकंड आर्म में आएगा, जहां पर सन लोकेशन है, सन का लोकेशन जहां पर है, कहां पर है, सेकंड आर्म में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, नियरेस्ट स्टार ऑफ सन, सूरज का सबसे सामने वाला स्टार कौन सा है। तो इसका आंसर है अल्फा सेंचुरी, ABC।
अगर आपको एग्जाम में प्रिसाइजली अगर दे दिया जाए कि अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी, अल्फा सेंचुरी सी, तो फिर आपका ऑप्शन क्या होगा? सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? अल्फा सेंचुरी सी, जो कि है नियरेस्ट स्टार सन का, जिसका नाम है, ये अल्फा सेंचुरी सी का नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ये अल्फा सेंचुरी सी का नाम। अगर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ अर्थ बात किया जाए, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये जो अल्फा सेंचुरी सी है, मतलब ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है, ये सेकंड नियरेस्ट स्टार है अर्थ का। चलिए नेक्स्ट, डॉग स्टार। डॉग स्टार जिसे बोला जाता है साइरस। साइरस की अगर बात करें तो फिर ये साइरस सूरज से सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, मतलब सूरज से भी ज्यादा ब्राइटेस्ट है एंड सूरज से भी ज्यादा इसका बड़ा साइज है। ठीक। नेक्स्ट, पोल स्टार। पोल स्टार की अगर बात करें तो ये क्या हम डिनोट करता है? ये नॉर्थ पोल डिनोट करता है, जिसको ध्रुव तारा कहा जाता है। नियरेस्ट गैलेक्सी, हमारे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? हमारा गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे। हमारे गैलेक्सी का नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी का नियरेस्ट गैलेक्सी है, सबसे करीबी गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी से कौन सा है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और अगर आपसे पूछे कि ये आप देख पा रहे हो, ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगर आपसे पूछे कि हमारे मतलब हमारे जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के नियरेस्ट एमोइबा शेप गैलेक्सी कौन सा है? तो उसका आंसर होगा क्या? लीमोन अल्फा। ये जो आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हो, ये क्या है? ये है लीमोन अल्फा। ये एमोइबा की शेप की तरह है, देख रहे हो आप यहाँ पर कि थोड़ा सा स्फेरिकल चपटा है दोनों तरफ, तो यही है लीमन अल्फा। और सबसे नियरेस्ट मिल्की वे, मतलब हमारे गैलेक्सी का सबसे नियरेस्ट मिल्की वे है एंड्रोमेडा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में, कैसे फॉर्मेशन होता है स्टार्स का। तो ये एक टाइप का कैलेस्टियल बॉडी है, मतलब सेलेस्टियल बॉडी है, जिसके अंदर खुद का एनर्जी है, खुद का टेम्परेचर है, खुद का ब्राइटनेस है। तो फिर एक्चुअली में इसका ब्राइटनेस, इसका एनर्जी का सोर्स कहाँ से है? ये कहाँ से इसका एनर्जी मतलब प्राप्त करता है? तो इसका एनर्जी की बात करें तो इसका एनर्जी कैसे फॉर्मेशन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के तहत इसका एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सेंस, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि हाइड्रोजन से क्या बना? हीलियम बना। इन द सेंस आपके दोनों हाथ में दो लड्डू है और दोनों लड्डू को मिला के आपने एक बड़ा लड्डू बना दिया। तो लाइट लाइट न्यूक्लिय कंबाइन, मतलब टू न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर, एंड दोनों न्यूक्लियर जब कंबाइन होते हैं, मतलब दोनों, सपोज मान लीजिए कि दोनों हाथों में आपका दोनों लड्डू है और दोनों लड्डू जब जुड़ते हैं, तब ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, यहीं से इसका सोर्स एक्चुअली में जनरेट होता है। हाइड्रोजन से हीलियम होने की ये लोग कोशिश करते हैं, ये जो स्टार्स हैं। तो इसका ब्राइटनेस ज्यादा होता है। और ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो एटॉम्स हैं, दो एटॉम, इनके बीच में एटॉम है। अब ये एटॉम में कॉलिशन होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन क्लाउड, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया था जब न्यू स्टार बना था, तो न्यू स्टार में हाइड्रोजन क्लाउड में कॉलिशन हो रहा था एटॉम में। अब ये सिकुड़ रहे थे तो कॉलिशन होगा। अब कॉलिशन होगा तो एनर्जी भी रिलीज होगा, मतलब एनर्जी ज्यादा होगा। अब एनर्जी कैसे रिलीज होगा? ये हाइड्रोजन से हीलियम बनने की कोशिश करेंगे, इन द सेंस न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। दोनों लड्डू को हम लोगों ने एक लड्डू में मिला दिया है, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फिशन की बात करें, मैं सीधी तौर में आपको बता दूं कि न्यूक्लियर फिशन की बात करें तो आप सोच लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा लड्डू है और उसी बड़ा सा लड्डू को आपको तोड़ के आपको भाई को देना है। तो फिर एक बड़ा सा लड्डू से एनर्जी टूट टूट के अगर बिखर जाती है तो फिर उसी को कहा जाता है न्यूक्लियर फिशन। इतना क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में ये जब नया स्टार जब फॉर्मेशन होता है, तो इसका तो मतलब जो इसका जो हाइड्रोजन क्लाउड है, इसके अंदर तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये तो सिकुड़ते हैं। तो ये न्यू स्टार जो हम लोगों ने देखा था नेब्यूला प्रोटोस्टार है, इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर पोर्शन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसका सराउंडिंग में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है। इसका सराउंडिंग में हाइड्रोजन ज्यादा है, मगर इसके जो सेंटर है, यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है। और इसका जो टेम्परेचर है, जब न्यू स्टार फॉर्मेशन होगा, जब इसका स्टार जब फर्स्ट स्टेज में रहेगा, इसका जो टेम्परेचर है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फिर भी ये रेड कलर का दिखता है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये रेड कलर का शो हो रहा है, यही है इसका फर्स्ट स्टेज।
अगर सेकंड स्टेज की बात करें तो अब ये क्या करना चाहेगा, ये हाइड्रोजन से हीलियम हो रहा था इतने देर तक, अब ये कोशिश करेगा कि ये हीलियम से फर्दर आगे की तरफ जाए, मतलब अब ये हीलियम से कन्वर्ट होके क्या करना चाहेगा, ये बनना चाहेगा मेटल। अब ये हीलियम से कन्वर्ट होके क्या बनना चाहेगा, मेटल, मतलब हाइड्रोजन से हीलियम हुआ, हीलियम से क्या बनना चाहेगा, ये धातु बनना चाहेगा। अब जब ये धातु बनना चाहेगा तब तक तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये धातु से और भी ज्यादा एक्सट्रीम तक जाना चाहता है तो फिर इसमें क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। अब जब ये इसका विस्फोट होगा तब इसी को कहा जाता है क्या, सुपरनोवा। यही है इसका थर्ड स्टेज, मतलब अब ये स्टार फट चुका है। अगर ये फटने के बाद आप लोग देख पा रहे हो, ये थर्ड स्टेज क्या है, एक्सप्लोडिंग स्टार, मतलब स्टार तारा फूट चुका है। अब जब तारा फूट चुका है तो फिर ये फॉर्मेशन क्या कर दिया, सुपरनोवा का। अब जब ये सुपरनोवा का फॉर्मेशन कर दिया, ये सुपरनोवा दो टाइप के होते हैं, तारा फूटा, अगर ये सन का मास का 1/4 टाइम्स अगर ज्यादा हो, मतलब 1/4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, जो सन का जो वेट है उससे अगर 1/4 टाइम्स अगर इसका वेट ज्यादा हो ये सुपरनोवा का, तो फिर इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब वेलोसिटी ज्यादा के साथ साथ ये रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा बहुत हाई स्पीड से तो इसी को कहा जाता है पल्सर स्टार। तो पल्सर स्टार किसे कहा जाता है, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि पल्सर स्टार क्या है, जो स्टार मास के मतलब मास ऑफ सन से 1/4 टाइम्स ज्यादा वेटेज रखता हो तो उसी को कहा जाता है पल्सर स्टार, जो जिसका वेलोसिटी बहुत हाई होता है। एक्चुअली में वेलोसिटी हाई हो जाने की वजह से इसी को नाम दिया गया है पल्सर स्टार। आप मान लीजिए कि आप एक चरखा में बैठे हैं, मेले में गए हो, मेले में चरखा धीरे धीरे स्पीड ले रहा है, अब ज्यादा स्पीड लेगा तो फिर आप चरखे से बाहर निकल जाओगे। मान लीजिए कि उसका जो लिमिट है, जितना आपका सेंटर में ग्रेविटेशन पुल हो रहा है, उससे अगर एक्सट्रीम कंडीशन में चले जाओ तो फिर आप साइड तरफ, मतलब साइड की तरफ फेंका जाओगे। तो फिर ये क्या करता है, ये पल्सर स्टार ऑर्बिटल स्किप कर देता है, इतना तेजी से घूमता है कि ये बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकलने के बाद इसका एनर्जी लूज हो गया, अब एनर्जी लूज हो गया तो ये न्यूट्रॉन स्टार बन गया, इसी को कहा जाता है क्या, ब्लैक होल। क्लियर है। तो अगर हम और एक सुपरनोवा की बात करें कि अगर मास ऑफ सन से ये 1.4 टाइम्स अगर कम हो, मास ऑफ सन से अगर 1.4 टाइम्स कम हो तो फिर इसको कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ, जो कि बोना प्लैनेट्स कहा जाता है, जिसको जिसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं होता, या फिर ब्लैक ड्वार्फ बता लो, या फिर ये पूरी लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है यहाँ पर। ठीक, तो ये देख रहे हो आप लोग, ये है सुपरनोवा, सॉरी ये सुपरनोवा का व्हाइट डॉर्फ है, व्हाइट डॉर्फ प्लैनेट है जो कि पूरी तरह से इसका एनर्जी खो चुका है, ये और घूम नहीं सकता, मतलब रोटेट नहीं कर सकता, और ये व्हाइट डॉर्फ है और ये ब्लैक डॉर्फ भी है। ठीक, तो ये एक्चुअली में ऐसे करते करते एनर्जी धीरे धीरे लूज करते करते ये डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर स्टार का 3 स्टेज, फर्स्ट स्टेज, देन आफ्टर सेकेंड स्टेज, देन आफ्टर थर्ड स्टेज में ये सुपरनोवा बन जाता है। हम लोगों को अब पढ़ने की जरूरत है सन के बारे में। सन क्या है, एक सन एक स्टार है जिसका सोर्स कहाँ से आता है, ये सोर्स कहाँ से आता है, ये न्यूक्लियर फिशन से इसका एनर्जी का सोर्स है। अब न्यूक्लियर फिशन क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था, एक बड़ा सा लड्डू से आप दो छोटे छोटे लड्डू बना रहे हो, तो एक बड़ा सा एटॉम से, मतलब बड़ा सा एक एनर्जी का सोर्स से ये टूटते हैं, और टूटते टूटते ये एनर्जी चारों तरफ बिखरते रहते हैं, एक छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अब हमें जानने की जरूरत है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, हमारे सूरज से हमारा पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस इसका है 15.21 करोड़ किलोमीटर, जो कि आपको देखने को मिलेगा 4th ऑफ जुलाई को। मैक्सिमम डिस्टेंस कब है, 4th ऑफ जुलाई को, और मिनिमम डिस्टेंस कब रखता है ये 14.7 करोड़ किलोमीटर, ये कब दिखता है आपको, 3rd ऑफ जैन को। 3rd ऑफ जैन को ये हमारा सन हमारे अर्थ से कम दूरी में रहता है, जिसका डिस्टेंस है 14.7 करोड़ किलोमीटर, और एवरेज डिस्टेंस है हमारे सन और अर्थ के बीच में 14.9 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट,
चलिए, तो सन तो हम लोगों ने पढ़ा, मगर सन का जो एनर्जी रेडिएट होता है, मतलब सन का जो किरणें हमारे पृथ्वी पर आके गिरती है, ये कैसा एक्चुअली में ये कैसा टाइप का है। तो देखिए, सन के एनर्जी के साथ साथ, मतलब सन जो रेडिएशन करता है, इसके साथ साथ एनर्जी पैकेट्स भी हमारे पृथ्वी पे आके गिरती है, जो हम लोगों ने कहा यहाँ पर क्या, फोटोन। फोटोन का पैकेट है ये। फोटोन एक तरह का एनर्जी पैकेट है जो कि स्ट्राइक करता है हमारे अर्थ को, और अर्थ को एनर्जी दे रहा है। तो ये एक्चुअली में कितना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में, एक मिनट में प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में ये 65 बिलियन फोटोन को ना हमारे पृथ्वी को हिट कर रहा है। अब इसका एनर्जी कितना है, अब ये जो 1 मिनट में जो स्ट्राइक कर रहा है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसका एनर्जी है 1.94 कैलोरी। मतलब एक मिनट में प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में ये जो 65 मिलियन फोटोन कोना जो हमारे पृथ्वी पे स्ट्राइक कर रहा है, इसका एनर्जी है 1.94 कैलोरी, जो कि है सोलर कांस्टेंट। इसी को कहा गया है सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट क्या है, 1.94 कैलोरी। ठीक, तो हमें जानने की जरूरत है, हम लोगों ने पढ़ा कि स्टार्स के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा सन के बारे में। अब हमें पढ़ने की जरूरत है सन का जो पार्ट्स है, जो आउटर पार्ट्स है, इनर पार्ट्स है, इसके अंदर जो कोर है, रेडिएटिव जोन है, देन आफ्टर कन्वेक्शन जोन है, ये फोटोस्फेयर है। तो हमें तीन पार्ट्स इसके पढ़ने की जरूरत है। पहला पार्ट है फोटोस्फेयर, जो कि सबसे ब्राइटर पार्ट है, ब्राइटर लेयर है। ये आप देख पा रहे हो जिसमें आप लोग ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा। ये कितना टेम्परेचर के साथ ग्लो करता है, ये इसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही आपको मतलब पृथ्वी से दिखता कौन सा पार्ट है, ये फोटोस्फेयर आपको दिखता है पृथ्वी से। यही है विजिबल पार्ट जो कि आपका पृथ्वी से दिखता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस के एग्जाम में। और इसी में आपको ब्लैक स्पॉट दिखेगा जिसको कहा गया है सन स्पॉट। क्रोमोस्फेयर की बात करें, जो जल रहा है, ये देखो ये आप साइड में जल रहा है, जो इसको कहा जाता है क्रोमोस्फेयर, जो कि है एटमॉस्फेयर, वातावरण है सन का। और इसी से एमिट करता है लाइट्स। लाइट्स जो आती है ये कहाँ से आती है, इसी पार्ट से आती है, क्रोमोस्फेयर से ही लाइट आगे की तरफ आती है। देन कोरोना, ये जो आप देख पा रहे हो, जब ग्रहण लगता है, मतलब सूर्य ग्रहण कुछ दिन पहले ही लगा था, तो सूर्य ग्रहण जब लगता है, तब ये जो आउटर साइड में जो रेज निकल रही है, इसी को कहा गया है क्या, कोरोना। जब ये सूर्य ग्रहण लगता है तभी उसी टाइम में ये विजिबल होता है, ऐसे आप लोग नेकेड आई से इसको देख नहीं सकते। ठीक, कोर की बात करें तो कोर में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। छोटे छोटे एटम्स मिलकर एक बड़ा सा एटम बना रहे हैं, फिर बड़ा सा एटम टूट रहा है धीरे धीरे, तो इसी को कहा गया है न्यूक्लियर फिजन। तो इसका टेम्परेचर कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पर है, कोर में, जहाँ पर मेटल्स पाए जाते हैं। और इसी का एनर्जी यहीं से एमिट होता है सन का। नेक्स्ट, हमें जानने की जरूरत है प्लैनेट्स क्या है। प्लैनेट्स क्या है एक्चुअली में, इसी को सेलेस्टियल बॉडी कहा गया है, जो जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। प्लैनेट्स के अंदर कोई खुद का एनर्जी नहीं है, और यही रिवॉल्व करता है, किसी के चारों तरफ घूमता है, किसका, सन के चारों तरफ घूमता है। एक्चुअली में प्लूटो को प्लैनेट्स का दर्जा इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये प्लैनेट्स का कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था। तो एक्चुअली में ये प्लैनेट्स के जो कंडीशंस हैं, इसको स्टेबलाइज्ड कौन करता है, इन द सेंस ये जो कंडीशंस हैं इसको स्टडी कौन करता है, एंड देन आफ्टर इसका दर्जा देता कौन है। 1919 में एक संगठन बना था जिसका नाम था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल संघ के तहत यही प्लेनेट का एक्चुअली में डिस्क्राइब करता है कि ये प्लैनेट्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और इसका जो समिट्स होते हैं, मतलब इसका जो मीटिंग होता है, ये हर 5 साल में एक बार होता है। और ऐसे ही 2006 में जब इसका प्रेग्यू समिट हुआ था, 2006 का मीटिंग में इसका नया डेफिनेशन मिला था हमें प्लैनेट्स के बारे में। कौन से प्लैनेट्स को हम लोग प्लैनेट्स का दर्जा देंगे, इसी 2006 का प्रेग्यू समिट के तहत हम लोगों ने जाना था। तो वी गॉट द न्यू डेफिनेशंस ऑफ प्लैनेट। हम लोगों ने देखा कि प्लैनेट का हम लोगों ने न्यू डेफिनेशन पाया, और इसी न्यू डेफिनेशंस ऑफ प्लैनेट में हम लोगों ने देखा कि दोज विल बी द प्लैनेट हुज ग्रेविटेशन विल बी मोर। हम लोग प्लैनेट उसी को बोलेंगे जिसका ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा हो, उसका शेप स्फेरिकल हो,
मतलब घुमावदार हो उसका शेप, और उसका नेबर का जो प्लेनेट है वो उसके ऑर्बिट के मतलब दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट को ना काटता हो, तब तभी हम लोग उसको बोलेंगे क्या, प्लेनेट। तो प्लूटो वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था, इसी की वजह से प्लूटो को प्लेनेट के दर्जा से हटा दिया गया। क्लियर है इतना? ओके। हमें इतना दूर तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्लूटो जो है इसका कंडीशन फुलफिल नहीं करता ग्रेविटेशन का, और इसी की वजह से इसके अंदर मतलब प्लूटो के अंदर ग्रेविटेशन नहीं है, और उसी के साथ साथ ये दूसरे प्लेनेट का ऑर्बिट भी काट रहा था, इसी की वजह से प्लूटो को हटा दिया गया प्लेनेट की दर्जा से। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसको तीन भागों में मतलब प्लैनेट्स को तीन भागों में डिफ्रेंशिएट किया गया। ये तीन भाग कौन से हैं? फर्स्ट भाग में डिस्क्राइब किया गया मेजर प्लैनेट्स, देन आफ्टर ये जो मेजर प्लैनेट्स में जो मार्स है, जुपिटर है, वेनस है, ये सब है मेजर प्लैनेट्स। देन आफ्टर प्लूटॉन्स, जिसको बोला जाता है ड्वार्फ प्लैनेट, जो कि है मोना ग्रह। इसी के बाद इसको डिनोट किया गया स्मॉल कैलेस्टियल बॉडी के साथ। स्मॉल कैलेस्टियल बॉडीज मतलब जो मीटियोर्स है, कॉमेट्स है, एस्टेरॉइड्स है। मीटियोर्स मतलब उल्का, देन धूमकेतु, देन क्षुद्र ग्रह। इसी को तीन भागों में डिस्क्राइब किया गया। ये पहला है मेजर प्लैनेट्स, देन आफ्टर प्लूटॉन्स जिसके बीच में आता है बोना ग्रह, देन स्मॉल कैलेस्टियल बॉडीज जिसके अंदर आता है उल्का, धूमकेतु एंड क्षुद्र ग्रह। जो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ड्वार्फ प्लैनेट्स है जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पर मीटियोर्स है, ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कॉमेट है ये, एंड देन आफ्टर ये देख रहे हो आप लोग एस्टेरॉइड्स है ये। क्लियर? नेक्स्ट, अगर प्लैनेट की हम लोग डिनोटेशंस दे मतलब प्लैनेट्स क्या है, तो प्लैनेट्स तो हम लोगों ने जाना कि ये एक कैलेस्टियल्स बॉडी है। और प्लैनेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर है मर्क्यूरी। अगर इस साइड से मतलब सन के नियरेस्ट सबसे प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी है। देन वेनस है, देन अर्थ है, देन मार्स। ये बीच में जो ये है, ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये है एस्टेरॉइड्स बेल्ट। यहाँ पर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं और इसी के बीच में बहुत सारे एक नया नया एक गैलेक्सी है। इसी को बोला जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट्स। मतलब इसी के बीच में जो यहाँ पर जो रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स इसी में रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पर एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में। और इसी एस्टेरॉइड बेल्ट के इस साइड वाला प्लैनेट एंड इसी एस्टेरॉइड बेल्ट के ये वाला साइड वाला प्लैनेट, मतलब ईस्ट साइड वाला प्लैनेट ये आउटर प्लैनेट कहलाता है। और ये जो इनर प्लैनेट्स है, ये जो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये इनर प्लैनेट है। और देन आफ्टर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट है। अगर इनर प्लैनेट की बात करें तो इनर प्लैनेट कैसा फॉर्मेशन है? ये मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल, मतलब ये एक ठोस पदार्थ से बना हुआ है। ठोस पदार्थ मतलब इसमें गैस नहीं है। अब जब आउटर प्लैनेट की बात करें तो इसमें क्या है? गैसियस गैसियस कंपोजिशन है, इसमें गैसियस एलिमेंट है। ये जो रिवोल्यूशन करने में, ये जो आउटर प्लैनेट्स है, इसको रिवोल्यूशन करने में ज्यादा टाइम लगता है, मगर ये सामने होने की वजह से इसका रिवोल्यूशन टाइम ये सब प्लैनेट्स का बहुत ही कम है। अगर बात करूं मैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर, देन आफ्टर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स, और सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव है, अगर आपका कोई रिव्यू आपको देना है, तो फिर आप लोग इसको कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके रिव्यू से ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगी आगे की तरफ बढ़ने का। अगर मैंने कोई गलती किया है या फिर और भी इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो फिर आप लोग रिव्यू दीजिए। मैं इसका क्वेश्चन जो सेट है और इसी के बाद हम लोग इसको इंडिविजुअली डिस्क्राइब करेंगे, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स के बारे में, जुपिटर के बारे में, सबका इंडिविजुअल भी डिस्क्राइब करेंगे। और इसके जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एमआर, एसएसआर, एयरफोर्स में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।